ओके, तो पार्ट 2 में हम कह रहे हैं अब यकम अप्रैल से डेप्रीशिएट करना शुरू करेंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन दफ़ा करो, इसको हमने क्या करना, एसेट जब आया कब है, यकम जनवरी को, अवेलेबल कब हो गया, यकम अप्रैल को, एक्चुअली यूज़ कब हुआ है, यकम जून को। हमने ना यकम जनवरी लेना है या ना यकम जून लेना है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया यानी 1 अप्रैल को डेप्रीसिएशन स्टार्ट करना। पहली बात, ऑन यकम जुलाई 18। अच्छा, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि ग्रांट की डेट डिफरेंट है, क्योंकि अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो जो फ्रैक्शन वगैरह एसेट पे लगने हैं ना, बस वही, चाहे ग्रांट पहले आ जाए, चाहे एसेट आने के बाद आए, चाहे साथ आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है ग्रांट के लिए। ग्रांट जिस चीज़ से रिलेट कर रही है, जैसे जैसे वो एक्सपेंस बनेगी चीज़, वो कॉस्ट, वैसे वैसे इसको इनकम बनाना है। तो ये तो टेंशन ही कोई नहीं। अगर आपने एसेट को 9/12 करना है ना, डिवाइड बाय 8 करके 9/12 करना है, तो आंखें बंद करके ग्रांट को भी डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9/12 भी करना है। ठीक है ना, चाहे ग्रांट बाद में भी आ रही है, चाहे पहले भी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि जैसे एसेट खत्म हो वैसे ही ये ग्रांट खत्म हो जाए, तो बस सेम बेसिस है। ठीक है, पहले दिन से ये सीखा था। देखो, पहली क्लास से काम रिवीजन में शुरू हो गया, कुछ बच्चों को शदीद नींद आ रही है। ओके, डीएल तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिमेनिंग लाइफ देख लेना, बस आपने इंश्योर कर। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि एसेट इस साल आए ग्रांट अगले साल आए, मैंने आपको ये जरूर कहा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब मैनेज खुद करना, अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो भैया आपने मैनेज करना, आपने मैच करना है, आपने ये इंश्योर करना है इधरों एसेट मुक्के थे उधरों ग्रांट भी। अब ये आपका मसला है, आपने कैसे पूरा करना है, तो जाहिर है रिमेनिंग लाइफ पे ही करोगे जी। जी नहीं, ये एसेट रिलेटेड ग्रांट है। इवन एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट भी फॉरन रिकॉर्ड नहीं होती अगर वो फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट कर रही हो। हम सिर्फ उस ग्रांट को फॉरन रिकॉर्ड करते हैं जो पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड के लिए हो या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो। फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड है जो अभी इनकर करनी है, या एसेट से रिलेटेड है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं। हाँ, एसेट के केस में अलग रख के इनकम बनाएं या एसेट में से डिडक्ट करके रिड्यूस डेप्रिसिएशन करें, वो अलग बात है। चलें आगे। IS-20 भूला पड़ा है, ऐसे ना करो, अब IS-20 भूल भी गया अभी से, तो पर्चे तक क्या होगा, क्या होगा। अभी तो IS-8 चल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे ऐसे ही आके, IS-8 बहुत फजूल टॉपिक है, समझ ही नहीं आ रहा। इज इट सो? बंदा उस बंदे को पैनाडोल की गोली मारे फिर। अच्छा, मजे की बात है, इसके बाद IS-8 के बाद IS-33 भी है, IS-7 भी है, NPO भी है, रेशोज भी है, और मैं ये डिसाइड कर चुका हूं इंशाल्लाह कि इस संडे पर आप लोगों की एक क्लास होगी जिसमें मैं सारी रेशोज करवा दूंगा। उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे जब तक वो एग्जाम लेवल पे ना आ जाए। ये बात समझे हो? यानी उस क्लास के बगैर प्रैक्टिस मुमकिन नहीं, प्रैक्टिस के बगैर पास होना मुमकिन नहीं। ठीक है, ओके। DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 120 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्लांट। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट और बढ़ाते हैं, ये सवाल पूरा करके फिर छुट्टी। MCQs नहीं करेंगे, वो फिर कल परसों ऐसे नॉर्मल क्लास में नहीं। यकम, एक मिनट ये कर लें फिर आपकी बात सुनूंगा। DL रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 120 million टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्लांट। द सैंक्शन लेटर स्टेट्स दैट इफ DL सीजेज टू यूज द प्लांट इन रिमोट एरिया बिफोर 31 दिसंबर 2021, DL वुड बी रिक्वायर्ड टू रीपे ग्रांट इन फुल। ये उन्होंने कंडीशन लगा दी है। अब कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये कंडीशन मीट नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन क्या है? वैसे उन्होंने आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, को लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नॉर्मल केसेस के अंदर फिर यही है, खामोश है, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन क्या है? वो आगे तो ये बात कर रहा है ग्रांट को हम लाइबिलिटी बनाते हैं, इनकम बनाते हैं, तो मतलब फिर ग्रांट को कंडीशन मीट करने की उम्मीद भी रखी थी, तो ग्रांट आपने रिकॉर्ड की है ना एज लाइबिलिटी। ठीक है, चलो अब तरतीब वही, जिस टॉपिक में जिस चीज़ को जैसे किया था ना, यहाँ कोई नई फनकारी नहीं लगानी, बिल्कुल वैसे ही कर लेना है, बस यही तरीका है। जैसे मैंने IS-16 में आपको वर्किंग करवाई थी, यहाँ आज भी वर्किंग की। ठीक है,
आपको IAS 20 के अंदर जनरल एंट्रीज करवाई थी, यहाँ भी जनरल एंट्रीज करेंगे। आपको मैंने IAS 40 के अंदर अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो लेजर बनवाया था, आज भी लेजर बनाना। यही तरीका है सवालों को टैकल करने का। वो 10 टॉपिक मिक्स कर दे आपको, इससे क्या, आपने तो अपनी तरतीब पे रहना है, जैसे जिस टॉपिक को किया था क्लास में बिल्कुल वैसे ही यहां पे कर देना। ओके ठीक है। तो फिर वर्किंग 2 आ गई। DL set up a manufacturing plant remote at cost 280. The plant was purchased on Yakam January 18, available Yakam 1st April। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ अब? प्लांट है, कोई नाम है प्लांट का? बस प्लांट विद गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे लिख सकते हैं आप जी। यकम अप्रैल 2018 प्लांट डेबिट। चलो हमने कौन सा PPE इकट्ठा किया, हम तो वैसे ही चल रहे हैं अलग अलग एसेट्स लेके, तो प्लांट ही लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 200 तुसी, ठीक है जी। नेक्स्ट यकम जुलाई को इसी साल में 120 रुपये की ग्रांट इसी एसेट से रिलेटेड रिसीव हुई, लेकिन उस ग्रांट को हमने अलग रखना है। ये हमारे सवाल में अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी बताई गई है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बताई गई है। ये देखो, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम ईच ईयर, ठीक है। वो हम फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिस कॉस्ट से रिलेट कर रहा हो उसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, ये लायबिलिटी होती है ना, ठीक है। क्रेडिट कितने से? 120। जवाब अभी तक नहीं आया कि आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा हुआ है कि करंट नॉन करंट बाइफिकेशन नहीं की, हम भी ना करें। चलें फिर पूछता हूँ, रिमाइंडर डालता हूँ उनको, ठीक है। ओके, अब 31 दिसंबर 2018 आया और कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना जी। तो डेप्रीसिएशन होनी है बस। फिर डेप्शन डेबिट मैं प्लांट ही क्रेडिट कर रहा हूँ, हालांकि कंपटीशन क्रेडिट होनी है, लेकिन अब आपको पता लग गया है रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पकड़कर, ठीक है सारा, कि अगर इस तरह से आपने इम्पैक्ट लेने हो ना एसेट पे एक्सपेंस पे, तो फिर PPE को ही दूसरा इम्पैक्ट, एसेट को ही दूसरा इम्पैक्ट डाल लिया करो, ठीक है। इससे ज़रा संभालना आसान है। मैंने प्लांट प्रेजेंट करना है ना, प्लांट डेबिट प्लांट क्रेडिट, ये ईजी है। अब एक्विडेशन अलग खोल लूँ तो वो फिर ज़्यादा मसला करता है, तो ये ईज है। वरना दरअसल डेप्शन की एंट्री में डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन ही क्रेडिट होता है, क्योंकि IAS 16 ये कहता है नोट के अंदर, याद है डिस्क्लोजर्स, बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग, ओपनिंग पर क्लोजिंग पर, तो फिर वो तो तभी हो सकता है जब अलग रखा हो। तो प्रेजेंटेशन वही है बेटर, उसी से नोट बनेगा। लेकिन बाकी टॉपिक्स में ना, जहां आपने एक्सट्रैक्ट शो करने हैं, रेक्टिफिकेशन करनी है, एक्सट्रैक्ट शो नहीं करने बल्कि गलती के इम्पैक्ट एसेट्स लायबिलिटीज़ पे, एक्सपेंसेस इनकम से प्रॉफिट्स पे शो करने हैं, वहां पे मैंने आपको कहा हुआ है डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट में ही कर दिया करो, इससे संभालना आसान हो जाता है। आज ज़रा डबल स्पीड पे सुन के दिखाएं इस डिस्कशन को बच्चे। मैं कहता हूँ आज फायरिंग हो रही है ऐसे 222 की, है ना, सॉरी, लेकिन क्या करें, ये सवाल पूरा करना ज़रूरी था। डेप्शन डेबिट प्लांट क्रेडिट, आज जो डबल स्पीड सुन रहा होगा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होगी, कहेंगे यार पता नहीं आज असल, वो कहेंगे आज समझ ही नहीं आ रही। डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितना है, एसिड कितना है, कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह है, खामोश है तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। लाइफ गिवन है 8 साल और 9/12, बोलो 26.25। नेक्स्ट, ओके, लेट मी राइट 31 दिसंबर 18 डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम, मैं सिर्फ इनकम लिखूंगा ताकि ज़रा इजी से नज़र आ जाए दूर से, वो इनकम, वो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। कितनी ग्रांट थी? 120। अब आंखें बंद करो और इधर लिखो 8 से डिवाइडेड और 9/12। अब ये मुझे कोई ना कहे ग्रांट को तो आए 6 महीने हुए भाईजान, जिस चीज़ से रिलेट कर रही है वो तो 9 महीने फारिग हो गया है ना। अब जब एंड होगा तो एसेट खत्म हो जाएगा और 3 महीने ग्रांट के फिर भी पड़े होंगे इनकम बनने वाले। नहीं, मैच कराना है हमने। हाँ, वो एसेट से रिलेट कर रही है तो देर सवेर हो जाती है, कभी पहले भी आ जाती है, इंतज़ार भी तो करती है ये ग्रांट एसेट के आने का,
तो आज अगर एसेट पहले आ गए तो कोई बात नहीं, भेज दो साथ 11 ओके, जान दो 31 दिसंबर 19 पे क्या होगा फिर ग्रांट। ऐसे कर लें, ऐसे कर दूं सवाल के अंदर, बस सही है, ऐसे ही चलने दें, ठीक है जी। 31 दिसंबर 19 पर डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, एक्यूमुलेशन की बजाय प्लांट क्रेडिट, लेकिन आप 280/8 करना है, 9/12 नहीं करना। बोलो, ये एंट्रीज पर्चे में नहीं करनी। पर्चे में क्या करना है अभी डायरेक्ट बताता हूँ। ये तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ IAS 20, तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा? सब नज़र आएगा इंशाल्लाह। देख लो, डेप्शन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से, और डेफर्ड ग्रांट। ये मैंने आपको ना IAS 20 रिवाइज कराया बच्चों, मैंने आपको ये नहीं कहा पर्चे में इतना टाइम थोड़ा ही है। उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे, हम पागल हैं हम ये करें? चलो, ये तो ज़रूरी था, इसके बगैर तो काम चलना नहीं था। और इसने, उसके बगैर मैं भी चला के दिखाता हूँ काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अभी देखना, अभी बस 1 मिनट दे दो मुझे, बस। इसके बाद फिर सिर्फ वेयर हाउस है और वो इन्वेस्टमेंट, और वो है जो MCQ में लिया हुआ 5 मिनट का। 1 मिनट, बस 1 मिनट और, थोड़ी सी हिम्मत और कर लें। ये सवाल जागते जीते हुए कर लें। ये मैं होमवर्क भी दे सकता था, टेस्ट में डालने का मकसद सिर्फ ये था कि ये सवाल मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चाहता था कि आप इसको टेस्ट के अंदर भी अटैम्प्ट करें और फिर मैं इसको डिस्कस भी करूं। होमवर्क वाला आप करते ना करते, मैं डिस्कस कर लेता। तो बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए ये टेस्ट में दिया था। हालांकि इसके अलावा भी सवाल थे मेरे पास। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, 120/8। यार ज़लज़ला बंद कर दो, ये जो यहाँ बैठते हो ना, अल्लाह पूछे तुम लोगों को। सही मेरा इम्तिहान ले रहे होते, मेरा हाथ ऐसे से हो रहा था। अब मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। हाँ, फिर चेक कर रहा है ऐसे करके। रेवोल्यूशन की एंट्री, मतलब यू मीन टू से इनकलाब? कौन सा इनकलाब, कैसा इनकलाब? PTI छोड़ रहे हो? ये काम नहीं करना, डायरेक्ट काम करना है। सवाल पढ़ा, 280 रुपए का एसेट है, नाम है इसका प्लांट। कब आया है ये? इसके बाद सिर्फ वेयर हाउस है ना, ट्रांसफर तो नहीं हो रहा वेयर हाउस। फिर भी मेरे डर पड़ गया, जरा थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यार, क्या पता भैड़े वेले दा। आप कह के बाद में मुकर भी सकते हैं। इक्विटी थोड़ा सा इसीलिए अच्छा जी, अब जरा यहीं वर्किंग करेंगे। हाँ भाई, डायरेक्ट होने लगा है। 18 में एसेट आया, 2018। अब तो IAS 8 में भी ये काम किया, हाथ सीधा हो गया थोड़ा सा ब्रैकेट में लेजर बनाने वाला, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक चलेगा, अनएडजस्टेड क्लोजिंग नहीं सही करें, ठीक है। एसेट खरीदा, एंट्री उधर नहीं देखना ना, मैं उधर नहीं देखना। डायरेक्ट। अब बोलो एंट्री, प्लांट डेबिट। सवाल सामने होना चाहिए, ये सामने, ये डाटा सामने है, ये सामने है, बस ये किधर गया, ये नजर नहीं आ रहा सही। अब सही नजर आ रहा है, ठीक है। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 280। कैश एक्सट्रैक्ट्स में हम नहीं लिखते होते, बताया हुआ है, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करनी है, कैश आ गया है, ठीक है। लाइबिलिटीज में फिलहाल लिख लो। अभी आज क्या करो, नॉन करंट रखो इसको, ठीक है ना, ओके। और अगर करंट में करना भी हो ना, तो नॉन करंट वाली फिगर निकाल के ही उसमें से करंट माइनस करते हैं ना, वो कोई मसला नहीं है, वो बाद में करेंगे, फिलहाल उसको छोड़ो, आज तो बिल्कुल नहीं कर रहा जी। डेफर्ड ग्रांट, अब क्या लिखना, ये प्लांट से रिलेटेड है, बस एक ही ग्रांट है, बस, ठीक है, एक ही जो है, ठीक है। अच्छा, अब डेफर्ड ग्रांट 18 में आई, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 120,
2 एंट्रियां हो गई। उसके बाद वो कहता है और कुछ नहीं, बस शर्तें शुरतें बताई हैं उसने, और साथ कह रहा है शुरतें कहाँ हैं जी। उसके बाद कह रहा है जी वो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। एसिड जेकम अप्रैल को रेडी टू यूज़ हो गया, 8 साल लाइफ है, तो 9 महीने डेप्रीशिएट करना है। डेप्शन कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका है जी? ये प्लांट का डेप्शन एक्सपेंस आ गया, ठीक है, 2018 का। बोलो ना 280 वर्किंग तो एग्जामिनर को शो करनी है ना, वो जो भाई को कह रहे थे कि सारा काम यहाँ होना है, करके तो दें, ठीक है। 280 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इंटू 9/12। अब क्या आंसर है जी? अब इसकी एंट्री डबल पोस्ट करनी है। 26.25 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट 26.25, ठीक है जी। और अगला काम क्या है? अब जैसे ये डेप्शन नजर आएगी उधर से डेफर्ड ग्रांट में रोला डाल देना है, मुझे भी इनकम में बैंक हो। तो हम फिर यहां पे करके थोड़ा सा फासला रखते हैं, ओसीआई में नहीं ले आना, ठीक है। अदर इनकम के अंदर क्या आएगा जी? ग्रांट इनकम, सिर्फ इनकम लिखने लगा था, चलो ग्रांट इनकम 18 की। अब ये ऐसे लिख लिया ना, अब सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है 120 लिखने की, बाकी तो ये कॉपी पेस्ट होना होता है। डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, भाई आप ज़रा नीचे आ जाए, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा। लीव एंड सरप्लस किसका? वर्किंग नंबर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्रांट इनकम कितनी है? 11 पॉइंट। इसकी एंट्री क्या होती है? डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी डेबिट, यानी कम, और इनकम क्रेडिट। तो ये ग्रांट डेबिट 11 पॉइंट और कितना? पॉजिटिव इनकम क्रेडिट। तो हो गया ना काम बगैर लेजर्स के और एंट्रीज के। बताओ जी क्लोजिंग प्लांट का क्या आ रहा है? 253.75। और क्लोजिंग डेफर्ड ग्रांट का क्या आ रहा है? 108.1575। पहला साल खत्म। नहीं रहने दो फिलहाल, तो मसला कोई नहीं है। अगर देखो ना कितनी बड़ी बात है, मैंने सिर्फ आपको एक दिन बताना है यार करंट नॉन करंट किया करो बाइफरकेट, जब उनका जवाब आना है तो। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको नहीं नजर आ रहा। अब अगला साल पूरा साल इनकम में जाना है, तो 120/8 करोगे कैलकुलेटर पे, कितना आएगा? 15। वो 15 यहाँ से माइनस करके इधर लिख दोगे और यहाँ पे बाकी आ जाएगा। मसला क्या है? कोई मसला नहीं, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, बता दूंगा। फिलहाल बस ये जो सीखने वाला काम है वो सीखो। 10 मिनट ऊपर हो गए टारगेट से। नेक्स्ट अगला साल ले आते हैं। अब अगले साल में दोबारा से इसको नहीं रिकॉर्ड करना एसिड को, ठीक है, बस बुक वैल्यू लिख लेता हूं मैं, या यही दोबारा लिख सकते थे। 253.75 बुक वैल्यू पे पड़ा है और ग्रांट 108.75 पे पड़ी हुई है। ये मैंने बुक वैल्यू उतार ली ताकि आगे मजीद चल सके। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 280 डिवाइडेड बाय 8 और कुछ बटे छटे नहीं लगाने। बोलो 35 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट। और सेम बेसिस पे 19 के अंदर ग्रांट इनकम 120 डिवाइडेड बाय 8, कोई बटे छटे नहीं लगाने। 15 रुपए से, अच्छा सॉरी डबल एंट्री तरतीब से जी। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। खत्म कहानी, खत्म कहानी। बताओ 21.75 93 पॉइंट। और अगेन अगर करंट नॉन करंट होता तो सिर्फ 15 अलग लिखना था, इसमें से माइनस कर देते बाकी नॉन करंट, लेकिन उसको छोड़ो। 2 एडजस्टमेंट्स हो गई, तीसरी सबसे आसान वाली करते हैं फिर छुट्टी। वैसे एमसीक्यूज घर से करके आना, ज़रा कल डिस्कस करूंगा, ये कह रहा हूँ जी। कौन सा 5 वाला? हाँ 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 हाँ,
चलो वो करवा देता हूँ फिर। चलो, अब बच्चों ने फरमाइश की है, मैं तो नहीं करवा रहा था वैसे। नंबर 3, अ वेयर हाउस, चुप 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 चुप, ये 5 टॉपिक्स हैं, समझो, सिर्फ 36 नहीं है, बीच में 23 नहीं है, वरना वो भी डल जाते होते हैं, अक्सर सवाल किए हैं। इतनी अच्छी रिवीजन हुई आज, आपने एक क्लास के अंदर 3 स्टैंडर्ड्स रिवाइज किए हैं, IAS 20, IAS 40, IAS 16, फुल फ्लैज उनको उस लेवल तक रिवाइज किया है कि जो लेवल आपका प्रेजेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 18, वर्किंग नंबर 3। रेंट वाला है अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल पे हुआ ना प्रीवियसली, और उन्होंने कहा था, हाँ पढ़ के आए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट फेयर वैल्यू, और वो क्या कह रहा है जी, गिवन ऑन रेंट, किस दिन, यकम जनवरी 18 पे। पर ओए हो, अच्छा अच्छा, कहानी कुछ और भी है। प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ DL। ओहो, अच्छा, ये तो ट्रांसफर का केस है, ये तो IAS 16 में था, IAS 40 में आया है, और फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 में अप्लाई हो रहा है। तो अब IAS 16 चाहे कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है अदर देन स्पेशलाइज्ड व्हीकल, इस वेयर हाउस को इसे फेयर वैल्यू पर लाकर भेजना पड़ेगा, और IAS 16 वाले फेयर वैल्यू मॉडल को रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं। यानी एक्सक्यूज मी, ये लेजर बाद में बनेगा, पहले यहां पर डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे नाम क्या उसका, वेयर हाउस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, पता नहीं है भी सही कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे ख्याल में नहीं था। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन यकम जनवरी कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग, शुक्र है यकम जनवरी को बुक वैल्यू दे दी उसने। इतनी आसान एडजस्टमेंट, ये पकड़ना जरा, इतनी आसान एडजस्टमेंट्स। यकम जनवरी 18 पर बीवी गिवन कितनी जी, रिमेनिंग लाइफ, कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ इज 80 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, ये है 80। और इसी दिन ये क्या कह रहे हैं, ओ यानी कि बस इससे आगे इसको आप, ये बुक वैल्यू यकम जनवरी 18 की है, बस 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 इसी दिन इसको ट्रांसफर करना है, डेप्रिशिएट ना करो, हाँ रीवैल्यू करना जरूरी, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे पड़ा हुआ है। स्पेशलाइज्ड व्हीकल के अलावा तो पीपी कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं ना, ये तो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नजर आ रहा है, वो कह रहा है जाके बैठना जरा भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल। तो आपको याद है मैंने कहा था, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता, तो 100 ये 80 पर ही ट्रांसफर होकर वहां चला जाता, और आगे 80 फिर डेप्रिशिएट होता रहता। लेकिन अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो IAS 40 कहता है पाइन फेयर वैल्यू ते ले आके मैनू दो, डीम्ड कॉस्ट फेयर वैल्यू पर लाओ फिर मुझे दो। अब फेयर वैल्यू पे लाने के लिए इसके पास कौन सा मॉडल, तो रीवैल्यू करना आज मजबूरी है, जरूरी है। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल, ये फेयर वैल्यू मॉडल ना होता, तो ये बात भी इस सवाल में पता लग गई जो जबानी सुनी हुई थी, इस 80 रुपए को ट्रांसफर कर देते, और 80 रुपए फिर कितने गई रिमेनिंग, 16 साल के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर 16 साल पे डेप्रिशिएट हो जाता, बराबर बराबर, ठीक है। तो लेकिन मसला क्या है, मसला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है, तो हमें इसको फेयर वैल्यू पे लेकर जाना पड़ेगा, और एक लाइन यहां पर खाली छोड़नी पड़ेगी, और रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी पड़ेगी। रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब फेयर वैल्यू ही होता है ना, और वही सवाल ने बताई हुई हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन मुख्तलिफ तारीख इज एज फॉलो, यकम जनवरी 18 पे 104, फिलहाल तो मुझे इसी से कंसर्न है। तो यकम जनवरी 18 पे कितना जी, 104, 24 का क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये ठीक है जी, आगे कुछ भी नहीं गया। लेकिन अब साथ ही हमने क्या करना है, इसको यहां से निकालना है, क्रेडिट PPE याद है, इसको यहां से क्या करना है, निकाल देना है, और कहां ले जाना है, और वो किस पे पड़ा है, वो फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो लेजर बनाए, तो लेजर बनाते थे, ठीक है। तो वेयर हाउस फेयर वैल्यू मॉडल पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया ना,
ठीक है, मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू, तो हम इसके लिए लेजर बनाया करते हैं। ठीक है, अब पीपीई हो गया क्रेडिट, क्या बचा यहाँ पे, सिफर, और वेयर हाउस में हमने इसको कर दिया डेबिट। कहाँ से आया है, किस दिन, ये क्या हुआ, ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 0। ये कहानी खत्म, और ये बेचारा यहीं देखता रह जाता था, याद है। ये आई के आपके पुराने सोल्यूशन में ना उन्होंने 16 के ऊपर डिवाइड करके काम किया हुआ था, तो इसी पर हमारी बहस हुई थी, मुख्तलिफ इसातिज़ा कराम की और मेरी भी साथ में, इसातिज़ा कराम तो बाकी है ना, बाकी मेरी भी, कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि डेप्रीसिएशन है तो इंक्रीमेंटल डेप्शन है ना, कहाँ ऐसे आई डेप्रीसिएशन, तो फिर इस बार आई के अपने क्वेश्चन बैंक में इसको ऐसे ही कर दिया था। ठीक है, तो 24, अच्छा अब पहली बात, बल्कि पूरा कर लें, पूरा कर ही दें, अब इसको कर ही दें पूरा, 31 दिसंबर 18 पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं करनी भाई, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम डेप्रीशिएट नहीं करते, हर साल ईयर एंड पे इसको उठा के ले जाते हैं फेयर वैल्यू पे, गेन हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो गेन नहीं खैर से लॉस है, कितना, 4 और 4 8, फेयर वैल्यू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग, सिंग टूटा हुआ नहीं लेना, ध्यान से देखना, एल्फी से भी चिपका होता है कभी कभी, कुर्बानी की बात कर रहा हूं बकरा नहीं, उसका सींग, बकरा एल्फी से चिपका होगा, ब्रॉड डाउन 96, ये दोंदा चोगा चेक करना आता है, उसके दांत क्यों देख रहे हो, उसके बहुत सारे दांत हैं, 2-4 वाला नहीं है ये, बहुत सारे दांतों वाला है। ओके, पता है दोंदे चोगे का बड़ा लेते हैं आप, उसमें भी होता है। अच्छा सुने, सवाल कर ले 31 दिसंबर 19 पर 115, शर्म की बात है, पता होना चाहिए, कल कला खुद को कुर्बानी लेनी पड़ गई तो क्या लेके आओगे बाजार से, कुछ भी कुछ भी ले आएंगे, ये पता होना चाहिए चीजों का, अपने बड़ों के साथ जाया करो अल्लाह के बंदो, ये सारी चीजें किताबों से नहीं मिलनी, हाँ तो मंडी आखिरी दिन चले जाना, रात को चले जाना, ईद वाले दिन सुबह भी जाओगे तो जानवर होते हैं, जाके फिर आना। अब्दुल्ला की फरमाइश है, बकरे की आवाज मैंने निकाल के दिखानी है सबको, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले क्लास खत्म कर लें। 31 दिसंबर 19 पे 115, यार मुझे सवाल खत्म करवाने दो, 20 मिनट ऊपर प्लीज, सॉरी, फेयर वैल्यू, प्रॉफिट एंड, आप लोग कह रहे हो एमसीक्यू भी करवाना है आप लोग, अच्छा आप सुने, ग्रीन ब्लू और येलो में क्या बैलेंस शीट आइटम होता है, बैलेंस शीट के अंदर ये सरप्लस पड़ा होगा, ये एसेट्स पड़े होंगे। 18 वाले साल में पीपीई में कुछ नहीं पड़ा हुआ, वेयर हाउस कहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है, और पड़ा किस पे है, फेयर वैल्यू, 19 में भी, ठीक है, हाँ लेकिन एक सरप्लस बेचारा आया था 18 में, वो पड़ा रह जाएगा, डेप्रीसिएशन नहीं है, फेयर वैल्यू लॉस है और गेन है और लॉस है, ये दोनों भी कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये 24 कहाँ जाएगा, ओसीआई में, बस और कोई चीज़ यहाँ से नहीं आनी है। अब ये भी हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले चलो यकम जनवरी 18 पे इवैल्यूएशन सरप्लस वेयर हाउस वर्किंग नंबर 3 कितना, 18 में है, 18 में आया कितना, देखो ना, अब ये बात पढ़े बगैर कैसे पता चलता कि ये फिगर यहाँ पे आनी है, ठीक है, ये 18 के अंदर 24 का सरप्लस आया और यही ट्रांसफर हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, वो चेंज इन इक्विटी के अंदर सरप्लस के कॉलम में चला गया और वहाँ से इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो पाई क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी नहीं।
वरना ये 24 ना रहता, कम हो जाता। बहरहाल यहाँ पे आए हम, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन वेयर हाउस 24 का ही आया पड़ा है। 18 ख़त्म नहीं हुआ, 18 में ये यकम यानी 18 को ये काम हमने किया और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र की तो कोई एंट्री नहीं है, आ जाएगा वहाँ पे। 8 का फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में और 96 पर वेयर हाउस नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, तो अब यही गुजारा करते हैं। फेयर वैल्यू गेन होगा तो पॉजिटिव, लॉस होगा तो नेगेटिव, जरा एक ही लाइन में गुजारा हो गया। ठीक है, अब 2018 में फेयर वैल्यू लॉस है 8 रुपए का। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अच्छा 8, सब मेरी शक्ल ही ऐसी। 96 रुपए पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स में, नाम है इसका वेयर हाउस। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके लिए लिख रहा हूं। ये क्या है? पीपीई। ये क्या है? पीपीई। लेकिन ये क्या है? ठीक है, वर्किंग नंबर 4। क्लोजिंग बता दें 90। ठीक है, चलो जी। 19 के अंदर यहां कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। 19 के अंदर ये है, फेयर वैल्यू गेन है और क्लोजिंग है। फेयर वैल्यू गेन कितना है? 19 रुपए का, पॉजिटिव आ गया। और वेयर हाउस क्लोजिंग 115 पे आ गया। और ये बेचारा अभी भी ऐसे ही है, जब तक अब वो बिक ना जाए तब तक इसने ऐसे ही पड़े रहना है। 24, कोई ट्रांसफर तो हुआ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एमसीक्यू कर लें फिर 1 मिनट लगा के। बस ये आखिरी एमसीक्यू, फिर पक्का छुट्टी। भाई ने कहा था, मैंने नहीं कराना था वैसे। ओ यार मैं भी कहूँ मिल क्यों नहीं रहा, वो तो टर्म टेस्ट में मैंने तो चैप्टर ओपन कर लिया था। बस बहुत छोटा सा 2 मिनट का एमसीक्यू है। IS2 कहता है, मैंने सवाल भी करवाया था इस जैसा। एमसीक्यू नंबर 5 है। तैयारी कर लूँ ना आपके खोलते खोलते पेपर। चलो, IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NR। ठीक है, ऑन 30 सितंबर 14 रेजर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज काउंटेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ 1 एट इट्स होना चाहिए। बहरहाल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। मैं 1000 में सवाल कर रहा हूँ तो मैंने इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिख लिया 1000। on yakam some items of inventory which had cost 210,000। 1 मिनट, इनको अलग कर रहा है वो, किनको? 210 को। ठीक है, बाकी बैलेंस क्या बचेगा उसके बारे में बाद में देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या है? ये 210 क्या है? कॉस्ट। ऊपर क्या गिवन है? कॉस्ट। उसमें से ये क्या है? कॉस्ट। ठीक है, और बाकी बैलेंसिंग कॉस्ट 700। ठीक है ना। अच्छा, क्या क्या रहा है? सम आइटम्स विच हैड कॉस्ट 210 जो मैंने अलग किए हैं, हैड बीन डैमेज्ड इन सैलाब उन 15 सितंबर 2014, हमारे साल ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकवर देयर। यानी फ्यूचर में लॉस आ सकता है। NRV टेस्ट लगाना पड़ेगा। वैसे NRV टेस्ट इन्वेंट्री पे हर साल ही लगाते हैं। खैर, अच्छा, द ऑडिट में आप जाएंगे, चेक भी करते हैं, आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं NRV टेस्ट लगाए, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड तो नहीं, चेक कराओ ज़रा। सब्सिक्वेंट बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं, आप पढ़ेंगे ऑडिट में। बहरहाल ऑन 15 सितंबर 14 एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकवर देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस विच इज कैलकुलेटेड टू अचीव अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ। वो कहता है, ये बड़ा फनकारी वाला MCQ। ठीक है, ये क्या है? गिवन क्या है? कॉस्ट। ठीक है,
मुझे क्या चाहिए, सेल प्राइस नॉर्मल वाली, उसी से ही फिर पता लगेगा ना कि इस पे नहीं बिक सकता बल्कि इससे इतने % कम पे बिक सकता है। तो मुझे नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मुझे गिवन सवाल में क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। तो इसमें 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ना इंट्रो के रिवाइज हुए थे, जो करवाए थे ना, वो टेस्ट किए थे जी। मार्जिन मीन्स सेल ऑन सेल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में 100 किसे, सेल को, प्रॉफिट कितना 30, तो बैलेंसिंग कॉस्ट कितनी 70। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सेलिंग प्राइस बता दो, तो आप कह रहे हो सर ये गिवन अमाउंट कॉस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे 70 से, समझ आ रहा है, डिवाइड करेंगे 70 से, और रिक्वायर्ड क्या है, सेल वाली अमाउंट सेलिंग प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर क्या आया, ये 300 क्या है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब वो कहता है फ्लड आया, ये कॉस्ट करने वाली गुड्स जो है ये अब 210 की कॉस्ट वाली जो गुड्स हैं ये नॉर्मली कितने पे बिकती होती थी, 300 की, ये अब 300 की नहीं बिक सकेंगी। ठीक है, कितने की बिकेंगी, द सेल ऑफ दीज गुड्स विल बी हैंडल्ड बाय एन एजेंट हु सेल्स देम एट 80% ऑफ देयर नॉर्मल। ओ एनआरवी लगाना पड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये डैमेज्ड हो गई, ये डैमेज। ठीक है, इनकी हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ रही है, एनआरवी। उसके लिए अब वर्किंग 1 कर लेते हैं। वैसे तो ये एमसीक्यू था, यही वर्किंग 1 है। वैसे तो वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं होती, आप 7 वाले से देख के भी अगर लिख लेंगे, जो कि आपके लिए शायद जायज़ ना हो, बहरहाल उस पर नंबर फिर भी वो दे देगा, मतलब कि वर्किंग के एमसीक्यू में कोई नंबर नहीं है, यही अंडरस्टैंडिंग है। और 7 वाले ने गलत ही लिखा होता है नॉर्मली, मैंने कहा बता दूं, आपको घर आके पता लगता है मैं सही किया सी, नाल देदा वेख के गलत कर रहे हैं अपना भी। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अच्छा, एनआरवी वर्किंग 2, एनआरवी याद है कैसे निकलती थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है जी नॉर्मल जो है ना 300 रुपया आपने निकाला है ना अभी, ये आपने मुझे निकाल के बताया, नॉर्मल कितना है 300, ये इसके 80% पे बिकेगा, यानी 240 का ये स्टॉक अब बिक सकता है। लेकिन कोई रिपेयर कॉस्ट तो कोई नहीं है, हाँ, लेकिन रेजर को वो चार्ज करता है 25% कमीशन ऑफ व्हाट, वो जो ऊपर अमाउंट आ रही है जी उसी का ही होता है नॉर्मली। ठीक है ना, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 240 का 25%, कितना, तो ये क्या बच गया, 183 क्या है इसकी एनआरवी। ये जब जाके आपने यहां रखी तो ये 300 का एस्टिमेटेड नहीं, वो कह रहा है सम आइटम्स जिनकी कॉस्ट 210 थी वो डैमेज हुई और उनको नॉर्मल प्राइस नहीं मिलेगी। द सेल ऑफ दीज गुड्स जो डैमेज हैं विल बी हैंडल्ड बाय एन एजेंट हु सेल्स देम एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस एंड चार्जेस रेजर अ कमीशन ऑफ 25%। तो वो भाई वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 25%, पागल, आप खुद को रखो ना बिजनेसमैन की जगह पे। एक आपकी इन्वेंट्री का कबाड़ा हो गया सैलाब के अंदर, फिर वो कह रहा है जी ये मैं 300 की बिकती थी, अब कितने की बेच के दूंगा, 240 की, लेकिन 25% लूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आप उसको 240 का 25 देंगे या 300 का देंगे, क्या लगता है आपको? नॉर्मल बात है, तो नॉर्मल चीजें भी सोचा करो, नॉर्मल जो एक मैंगो मैन बन के भी कभी सोच लिया करो। ठीक है जी, 180 जब यहां लिखा तो ओ एनआरवी तो लोअर है, तो वैल्यू क्या होगी 183। उसके बाद इसके बारे में खामोश है, या यूं कह लें ये 300 का नॉर्मली बिकता है, इसके ऊपर आप मार्जिन लगा के देख लो 790 से ऊपर ही जाएगा। डाटा नहीं गिवन तो मैं इस गुड यूनिट्स को मैं क्यों कहूं, वो कह रहा है नॉर्मली ये यूनिट्स 30% मार्जिन पे बिकते हैं, तो अगर मैं इससे मार्जिन लगा के एनआरवी निकालूं तो ज़्यादा ही होगा ना, इसलिए छोड़ो इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 790 ही, लेकिन इतनी तफसीली वर्किंग नहीं करनी थी, कोई ज़रूरत के मुताबिक प्लस माइनस कर लेने थे। टोटल कितना आ गया 970, डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़िंदगी रही तो सुबह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।